Hello everyone, welcome to the Indian Polity classes. This is Keshav Verma, and today in this session of the Indian Polity we will be discussing about part second of the Indian Constitution. भारतीय संविधान में जैसा कि हमें पता है टोटल 22 पार्ट्स हैं. पार्ट 1 के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे पास डील करता है सिटीजनशिप से संबंधित. आर्टिकल जो हमारे पास डील करते हैं वो आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11. ओके, एंड दिस इज द 19th लेक्चर ऑन द इंडियन पॉलिटी. इससे पहले 18 लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, हमारे पास यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ द वुमेन्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पहले हम सब डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 2 से पहले के सभी क्वेश्चंस. ओके, सो आगे बढ़ते हैं, लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिटीजनशिप से संबंधित. ओके, देखिए, अगर किसी इंसान को किसी देश की सिटीजनशिप मिलती है तो यहाँ पर सिटीजनशिप उसको कुछ राइट्स प्रोवाइड करती है, साथ साथ की ड्यूटीज भी प्रोवाइड करती है, कुछ प्रिविलेजेस उसको मिलते हैं, साथ ही साथ उसके ऊपर कुछ ओब्लिगेशंस भी लगाए जाते हैं बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. ओके, देखिए, इंडिया में सिटीजनशिप से संबंधित क्या क्या प्रोविजंस हैं. अगर कोई इंडिया का नागरिक है तो उसको कुछ अधिकार प्रोवाइड होंगे, कुछ कर्तव्य उसको प्रोवाइड होंगे, साथ ही उसके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस भी होंगे. इंडिया में देखते हैं पब्लिक ऑफिसेज है जितने भी, द पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ओनली द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर एलिजिबल फॉर द ऑफिसेज ऑफ, ऐसे ऑफिसेज जिनके लिए सिर्फ भारत के नागरिक ही एलिजिबल हैं. उन ऑफिसेज के नाम देख लेते हैं. प्रेसिडेंट, that is the nominal head of the state, nominal head of the country, राष्ट्र का जो सर्वोच्च हेड है, नॉमिनल हेड है, प्रेसिडेंट, वो सिर्फ इंडियन सिटीजन ही हो सकते हैं अंडर आर्टिकल 58 क्लोज ए, क्लोज 1, सब क्लोज ए. ओके, वाइस प्रेसिडेंट, देन हमारे पास जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो भी हमारे पास होंगे इंडियन सिटीजन. जजेस ऑफ हाई कोर्ट ये भी होंगे सिटीजन ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल, गवर्नर ऑफ द स्टेट, एडवोकेट जनरल, ये सब होंगे इंडियन सिटीजन. ओके, इनसे संबंधित जो भी आर्टिकल्स हैं वो हमने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, अगर आप चाहें तो इनके नोट्स बना सकते हैं. ओके, एग्जाम में हालांकि बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इंडिया में जो इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, पब्लिक ऑफिसेज हैं, उन सब के हेड होंगे, एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव हेड होंगे, वो होंगे सब इंडियन सिटीजन्स. फॉरेन सिटीजन को इस तरीके के ऑफिसेज का हेड नहीं बनाया जा सकता एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, देन राइट टू वोट टू द इलेक्शंस ऑफ द हाउस ऑफ पीपल्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट अंडर आर्टिकल 326 या फिर आर्टिकल 226. राइट टू वोट, दैट इज ए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट टू द पीपल्स. देश आपको पता है इंडिया एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, तो यहाँ पर जो राइट टू वोट है टू द हाउस ऑफ पीपल्स, हाउस ऑफ पीपल्स मींस लोकसभा, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यों की जो विधानसभा है, यहाँ पर वोट देने का जो अधिकार है दैट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 226. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है. राइट टू वोट टू द हाउस ऑफ पीपल्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर आर्टिकल 226. राइट टू बिकेम द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल 84, भारत के नागरिक हैं वही हमारे पास पार्लियामेंट के मेंबर बनेंगे अंडर आर्टिकल 84 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. राइट टू बिकेम द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 191D. ओके, ओनली द सिटीजन हैव द राइट टू वोट इन इंडिया. नेक्स्ट वन देख लेते हैं. कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी हमारे पास प्रोवाइड किए गए हैं इंडियन सिटीजन्स को. फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार, ऐसे अधिकार जो कि जीवन के लिए या फिर जीवन यापन करने के लिए हमारे पास बेहद आवश्यक हैं. ऐसे राइट जिनके बगैर हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे राइट्स. ओके, भारतीय नागरिकों को कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड है. देखिए, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में जब फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे उसमें हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंडियन सिटीजन्स के ऊपर लागू होते हैं. ओके, सो यहाँ पर देखते हैं हम आर्टिकल 15. आर्टिकल 15, राइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन on the grounds of religion,
race, caste, sex, place of birth. Okay, Article 15 that is available only for the citizens of India, not for the non-citizens. Okay, Article 15 जो कि हमारे पास बात करता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खिलाफ, जो हमारे पास आर्टिकल 15 बोलता है कि राज्य किसी भी इंसान के साथ, किसी भी नागरिक के साथ रिलीजन, धर्म, रेस यानी आप कह सकते हैं उसकी किसी समुदाय विशेष से हो, कास्ट उसकी जाति, सेक्स लिंग या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 प्रोवाइड करता है ये राइट सभी इंडियन सिटीजन को, बट दिस right is not available to the non-citizens of India. Okay, इसके साथ साथ आर्टिकल 15 right to equality of opportunity in the matter of public employment, सभी इंडियन सिटीजन होंगे उनको राइट टू इक्वालिटी होगा फॉर अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मीनिंग यहाँ पर जो सरकारी नौकरियां होंगी उनमें कहीं ना कहीं आरक्षण की जो व्यवस्था है दैट इज कंसिडर्ड अंडर आर्टिकल 16. Okay, but this provision is not eligible for non-citizens. Okay, Article 15, 16. Now Article 19, right to freedom of speech, expression, assembly, association, movement, resistance and profession. Article 19 जो हमें प्रोवाइड करता है ऐसे राइट्स जिसके जरिए यहाँ पर हम असेंबली या फिर हमारे हिसाब से कोई भी कमेटी या फिर ग्रुप बना सकते हैं। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मूवमेंट है, मूवमेंट मीनिंग हम किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, रेजिडेंस कर सकते हैं वहाँ पे, और साथ के साथ वहाँ पे कोई भी काम धंधा अपना लागू कर सकते हैं। This right is only applicable to the citizen of India, not for the non-citizens. Okay, Article 29 and 30, right to cultural and educational rights. Okay, this Article 29 and 30. Okay, so Indian Constitution में हमारे पास 5 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास होंगे। दैट आर कवर्ड इन अंडर आर्टिकल 15, 16, 19, 29 and 30. Very frequently asked in the question. तो आप प्लीज इस पॉइंट को नोट कीजिए। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 दीज आर द आर्टिकल्स विच आर नॉट एप्लीकेबल टू द नॉन सिटीजन्स। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने बात किया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एनिमी एलियंस एंजॉय लेसर राइट्स देन द फ्रेंडली एलियंस। देखिए यहाँ पर दो टर्म हमारे पास निकल के आई हैं, एनिमी एलियन और दूसरी जो टर्म है हमारे पास फ्रेंडली एलियन। ओके, एनिमी एलियंस एंजॉय लेसर राइट्स देन फ्रेंडली एलियंस। एनिमी एलियंस के पास कम राइट्स होंगे एज कम्पेयर टू द फ्रेंडली एलियंस। ओके, सबसे पहले देखिए हम टर्म देखते हैं एलियंस। एलियंस का मीनिंग हमारे संविधान के अनुसार ऐसे इंसान से है जो कि हमारे देश का नहीं है। ओके, हमारे देश का नहीं है मीनिंग ही इज ए फॉरेनर। ओके, बाहर का अगर कोई बंदा है तो हम उसको बोलेंगे एलियन। अब टर्म है हमारे पास एनिमी एलियन और फ्रेंडली एलियन। एनिमी एलियन मीनिंग ऐसे व्यक्ति या फिर ऐसे नागरिक जो कि बिलोंग करते हैं ऐसे राष्ट्र या फिर ऐसे देश से जिनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जिसके साथ हमारे 1947 से ही रिलेशन अच्छे नहीं हैं। सो अगर कोई ऐसा बंदा है इंसान इंडिया में तो उसको बोला जाएगा एनिमी एलियन। ऑन द अदर हैंड ऐसे देश जिनके साथ हमारे रिलेशन थोड़े अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल रशिया है, यूएसए है, इटली है, स्विट्जरलैंड है एंड मैनी अदर कंट्रीज जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, अगर कोई इस तरीके के नागरिक उस देश के नागरिक यहाँ पर आते हैं तो उनको ट्रीट किया जाएगा एज फ्रेंडली एलियंस। ओके, एनिमी एलियंस के पास यहाँ पर लेसर राइट होंगे एज कम्पेयर टू द फ्रेंडली एलियंस। ओके, नाउ the enemy aliens do not enjoy protection against arrest and detention under Article 22. Article 22 एक फंडामेंटल राइट जो कि हमारे पास बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर किसी इंसान को यहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 आवर के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। वो हम आगे के पार्ट में हालांकि डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट एनिमी एलियंस अगर कोई इस तरीके का बंदा बाहर को दुश्मन राष्ट्र का बंदा यहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है तो आर्टिकल 22 का जो फ्रीडम है यहाँ पर उसको एंजॉय वो नहीं कर सकता। ओके, सो आर्टिकल 22 एनिमी एलियन डू नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन। नेक्स्ट वन, citizens also have the obligations like defending the country and paying the tax. अब तक हमने बात की कुछ अधिकारों की। अधिकार जैसे पब्लिक ऑफिस हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह।
ये सब ऑफिस हमारे लिए ओपन थे, इंडियन सिटीजन्स के लिए ओपन थे, लेकिन साथ के साथ यहाँ पर नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी होंगे। हम पढ़ेंगे पार्ट 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज, एफडी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ अधिकार है डिफेंडिंग द कंट्री, अगर यहाँ पर युद्ध की स्थिति होती है तो नागरिक का कर्तव्य है कि वो यहाँ पर हमारे देश की रक्षा करे। एंड पेइंग टैक्स, साथ के साथ अगर किसी इंसान की, इंडियन सिटीजन की यहाँ पर इनकम किसी पर्टिकुलर अमाउंट से बढ़ जाती है तो उसको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। ओके, सो दीज आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस, कुछ अधिकार हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। ओके, नाउ concept of citizenship came into force since the adaptation of the constitution, that is 26 January 1949. ओके, 26 जनवरी 1949 को जब हमने संविधान को अडेप्ट किया, उस वक्त से जो है कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस। इससे पहले जब ब्रिटिश रूल इन इंडिया था तो उस वक्त जो यहाँ पर था हमारे पास कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप नहीं था। ओके, तो हम कह सकते हैं 26 जनवरी 1949 के बाद यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप निकल के आया। ओके, तो बात करते हैं हु आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द पर्सन who can become the citizen of India at the time of commencement of the constitution 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान देश में लागू हो गया था, उस वक्त हमने कुछ डेफिनेशंस निकाली हमारे संविधान के अंदर कि कौन कौन यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे या फिर कौन कौन सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकते हैं। ओके, आर्टिकल 5 से लेके 8 में हम बात करेंगे कि यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर किया जा सकता है। Okay, these were articles that were predefined at the time of commencement of the constitution. आर्टिकल 5 से 8 के बारे में हम अभी लेक्चर के नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 5 के बारे में। आर्टिकल 5 देखिए, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये बात करता है ए पर्सन कैन बिकेम इंटाइटल्ड टू द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इफ, ये कहता है कि कोई व्यक्ति को इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है इफ, point number 1, at the time of commencement of the constitution he has the domicile in the territory of India। अगर commencement of the constitution के समय meaning 26 जनवरी 1950 के समय अगर उस इंसान के पास डोमिसाइल है इंडिया का, इंडियन टेरिटरी का, तो उसको सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाएगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट, at the time of commencement of the constitution he has the domicile in the territory of India, आर्टिकल 5। और ये तो क्या फर्स्ट पॉइंट, इसके अलावा अगर उसके पास ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया, या तो वो खुद, देखिए मान लीजिए उसके पास डोमिसाइल नहीं है किसी कारणवश और वो कह रहा है कि मैं खुद यहाँ का नागरिक हूँ, तो उसके पास क्या होना चाहिए, ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, या तो वो या फिर आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स मीनिंग या तो वो या फिर उसके जो है पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया, उनका जन्म जो है भारत में हुआ हो, उनके पास जन्म प्रमाण पत्र हो, या तो उसका या फिर उसके किसी भी माता पिता का। ओके, या तो डोमिसाइल हो या फिर उसके माता पिता का एक का जन्म इंडिया में हुआ हो। और इसके अलावा अगर ये भी नहीं है तो और ही हैज बीन ऑर्डिनरी रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान जब लागू हुआ उससे पहले लगातार 5 वर्ष वो इंडिया में ही रह रहा हो। ओके, ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मीनिंग क्या है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट मीन अगर कोई व्यक्ति एक वर्ष में, मीनिंग पिछले एक वर्ष में 182 या इससे अधिक दिनों तक देश में रहा हो तो उसका बोला जाएगा हमारे पास ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो पिछले 5 सालों से या तो फिर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो इंडिया का, या फिर उसके माता पिता या फिर उसका खुद का एक का जन्म हुआ हो इंडिया में, या फिर उसके पास डोमिसाइल हो, ऐसे व्यक्ति को बोला जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 5। ओके, देखिए आपको एक बात बता दूंगा मैं, ये जो सिटीजनशिप का टॉपिक है ये काफी डिफिकल्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ द इंडियन पॉलिटी। इतना कंफ्यूजिंग है, इसमें हर आर्टिकल के साथ नए नए डेट्स हैं, नए नए प्रोविजंस हैं, तो आप प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, हो सके तो वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देखेंगे तो उसको आपको याद हो जाएगा पूरा का पूरा लेक्चर। आर्टिकल 5 बात करता है डोमिसाइल की हो या फिर उसके किसी पेरेंट का जन्म हुआ हो इंडिया के अंदर, या फिर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो इंडिया का एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आर्टिकल 5 के अंदर ऐसे इंसान को नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी इंडिया की।
ओके, इसके बाद हमारे पास है आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 प्रोवाइड सिटीजनशिप राइट टू ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आर्टिकल 5 ऐसे इंसान जो कि इंडिया में ही रह रहे थे लेकिन वो क्लेम करना चाहते हैं सिटीजनशिप, उसके बारे में बात की। आर्टिकल 6 बात करता है ऐसे इंसान की जो कि माइग्रेंट्स हैं फ्रॉम पाकिस्तान। माइग्रेंट्स मीनिंग पाकिस्तान से आए हुए कुछ इंसान हैं या फिर कुछ नागरिक हैं, यहाँ पर आके हमारी जो है नागरिकता लेना चाहते हैं। तो आर्टिकल 6 में इस तरीके के 2 प्रोविजन बनाए गए हैं नागरिकता लेने के लिए। सबसे पहले है पीपल माइग्रेटिंग टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948 एंड पीपल माइग्रेटिंग टू इंडिया आफ्टर 19 जुलाई 1948। आर्टिकल 6 डील करता है हमारे पास ऐसे इंसान जो पाकिस्तान से आए हुए हैं और उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करनी है। तो उसको 2 कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ऐसे लोग जो कि इंडिया में आए हुए हैं, माइग्रेट किए हुए हैं बिफोर 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1968 से पहले, और 19 जुलाई 1948। ओके, सॉरी इट वाज 1948। ओके, 1948, 19 जुलाई, इससे पहले और इससे बाद अगर माइग्रेशन हुआ है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले देख लें, ए पर्सन माइग्रेटेड before 19 July 1948 shall be considered as a citizen of India on the commencement of the Constitution if 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई इंसान यहाँ पर माइग्रेशन किया है उसको देश का नागरिक मान लिया जाएगा। इफ कंडीशन है he or this is not of its or he or his parents or his grandparents has been ordinarily residing in India since the date of migration. ओके, अगर कोई इंसान 19 जुलाई 1948 से पहले यहाँ पे माइग्रेशन करता है उसको नागरिक मान लिया जाएगा इफ अगर वह या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर ऑर्डिनरी रेजिडाई कर रहे हो इंडिया के अंदर सिंस डेट ऑफ माइग्रेशन। ओके, दिस इज द कंसेप्ट बिफोर 19 जुलाई 1948। नेक्स्ट वन, a person migrated after 19 July 1948 shall be considered as citizen of India on the commencement of the Constitution if ओके, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद कोई यहाँ पर माइग्रेशन करता है पाकिस्तान से उसको सिटीजनशिप दी जाएगी इंडिया की। ऑन व्हाट कंडीशन? कंडीशन है ही शुड बी रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर द पर्पज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर यहाँ पर उस नागरिक को रजिस्टर कर दिया गया है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर द पर्पज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत की सरकार के द्वारा अगर यहाँ पर कोई ऑफिसर अपॉइंट किया गया है इसी सिटीजनशिप को रजिस्टर करने के लिए, अगर वो बंदा जिसने माइग्रेशन किया है वो रजिस्टर कर दिया जाता है बाय पर्टिकुलर ऑफिसर, देन ही शुड बी कंसिडर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, he has been residing in India for at least 6 months immediately preceding the date of application end। यहाँ पे 2 कंडीशन कंप्लीट करनी पड़ेगी उसको। पहला, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा बाय ए ऑफिसर दैट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड जब वो उस एप्लीकेशन को अप्लाई करेगा उससे 6 महीने पहले ही शुड बी रेजिडिंग इन इंडिया, उससे 6 महीने पहले से लगातार वो इंडिया में रह रहा हो। 2 कंडीशंस, पहली कंडीशन भाई उसको ऑफिसर के द्वारा रजिस्टर किया गया हो, और रजिस्टर जब उसको किया जा रहा हो, जब वो अप्लाई कर रहा है एप्लीकेशन के, उससे 6 महीने से पहले वो इंडिया में रह रहा हो। ओके, सो आर्टिकल 6 में 2 तरीके के प्रोविजन है, जुलाई 1948 से पहले और उसके बाद। 1948 से पहले यहाँ पर हमारे पास बात आई पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जो कि रेजिडाई कर रहे हो इंडिया के अंदर सिंस डेट ऑफ माइग्रेशन, और दूसरा प्रोविजन हमारे पास निकल के आया वो ये कि ही शुड बी रजिस्टर्ड बाय ऑफिसर एंड he should be residing in India at least 6 months immediately preceding the date of application। जिस वक्त उसने एप्लीकेशन लगाई है उससे 6 महीने से पहले वो इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडाई कर रहा हो। ओके, यहाँ पर इंडिया में रह रहा हो। दिस इज द पॉइंट। नाउ आर्टिकल 7 बात करते हैं। आर्टिकल 7 टॉक्स अबाउट ए पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान
फ्रॉम इंडिया आफ्टर 1st March 1947, but after later returned to India for resettlement, could became a citizen of India. ऐसे इंसान या फिर ऐसे नागरिक या फिर ऐसे पर्सन जो कि जिन्होंने पाकिस्तान में पहले माइग्रेशन कर दिया, पहले पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान कब चले गए हों? 1 मार्च 1947 के बाद। ऐसे इंसान जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में माइग्रेशन कर गए हों, बट लेटर रिटर्न टू इंडिया, लेकिन वापस जो है इंडिया में आ जाते हैं फॉर रिसेटलमेंट, यहीं पे वास करने के लिए, तो उनको किस बेसिस पे सिटीजनशिप दी जाएगी? देखिए आर्टिकल 7 बेसिकली डील किया। देखिए आर्टिकल 7 में हम आर्टिकल 6 में हमने बात की थी यहाँ पर यस पाकिस्तान के माइग्रेंट्स के बारे में, लेकिन आर्टिकल 7 अगर कोई इंसान पाकिस्तान चला जाता है और वापस यहाँ पर रिसेटलमेंट के लिए आ जाता है, ओके, वहां पर तो माइग्रेंट की बात थी, अगर कोई परमानेंट रेजिडेंट था पाकिस्तान का और यहाँ पे माइग्रेशन कर जाता है उसके बारे में बात थी, लेकिन यहाँ पर पहले पाकिस्तान चला गया, उसके बाद इंडिया में रीसेटलमेंट के लिए आ गया। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, रीसेटलमेंट के लिए अगर कोई वापस आ जाता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे आर्टिकल 7 के बारे में। ओके, तो किन किन कंडीशंस के ऊपर आर्टिकल 7 के तहत किसी ऐसे इंसान को हम सिटीजनशिप दे सकते हैं वो देख लेते हैं। For this, the person he had to be resident of India for 6 months preceding the date of his application for registration. Person migrating to India after 26 January 1950 are governed by the Citizenship Act of 1955. ऐसे लोगों को जो है एक एप्लीकेशन रजिस्टर करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए, और जिस टाइम पे वो एप्लीकेशन रजिस्टर करेंगे उस वक्त तक ही हैड टू बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 6 मंथ, उससे पहले लगातार 6 महीने यहाँ पर उसको लगातार रहना पड़ेगा। ओके, देखिए ऐसी कंडीशन 1948 के लेटर केस में हमने देखी थी। ओके, अगर कोई आर्टिकल 6 के दौरान अगर कोई बंदा 19 जुलाई 1948 के बाद यहाँ पर इंडिया में माइग्रेशन करता है, उसकी जो एप्लीकेशन होगी वो 6 महीने लगातार रहने के बाद ही होगी। ओके, ऐसी ही प्रोविजन हमारे पास आया है आर्टिकल 7 के अंदर। ओके, इसके बाद हमारे पास पॉइंट है पर्सन माइग्रेटिंग आफ्टर 26 जनवरी 1950 आर गवर्न्ड बाय सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्ट ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, ऐसे इंसान है जिन्होंने माइग्रेशन इंडिया में किया है आफ्टर 26 जनवरी 1950, उनको गवर्न किया जाएगा बाय द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ओके, सो आर्टिकल 7 हमारे पास जो डील किया वो बेसिक चीजें थी हमारे पास। यस, अगर कोई इंसान यहाँ पर पाकिस्तान चला जाता है वापिस आ जाता है, ओके, तो उसको एप्लीकेशन रजिस्टर करने से पहले 6 महीने लगातार इंडिया में रहना पड़ेगा। दिस इज अंडर आर्टिकल 7। ओके, और ऐसे इंसान जिन्होंने माइग्रेशन किया है आफ्टर 26 जनवरी 1950 उनको गवर्न किया जाएगा सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ओके, आर्टिकल 8 के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 8 प्रोवाइडेड दैट ए पर्सन और एनी ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया एज डिफाइंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1955, गवर्नमेंट ऑफ 1935, but ordinary residing outside India shall become a citizen of India if registered as citizen of India by the diplomatic representative of India in that country. आर्टिकल 8 क्या कहता है? देखिए, अगर कोई इंसान है, अगर कोई नागरिक है, या तो वो खुद या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके माता पिता या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उनका जन्म इंडिया में ही हुआ हो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेकिन वो ऑर्डिनरी रिजाइड कर रहे हैं इंडिया से बाहर, ऐसे नागरिक जिनका जन्म या तो उसका खुद का या उसके पेरेंट्स का या फिर ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म तो इंडिया में ही हुआ हो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो, ओके, लेकिन वो रेजिडाई कर रहे हैं ऑर्डिनरी आउटसाइड इंडिया, ऐसे लोगों को किस प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है? तो इन दैट केस क्या होगा वहां पर? इन दैट केस जिस भी देश में वो रह रहे हैं वहां पे जो इंडिया के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होंगे
अगर वो उसको रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं या उसके पास रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो ऐसे लोगों को भी नागरिकता दी जा सकती है। ओके, मीनिंग देखिए, पर्सन या फिर उसके ग्रांड पेरेंट्स हो या फिर उसके ग्रांड पेरेंट्स हो, उनका जन्म 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर्ड हो, अगर वो रह रहे हैं आउटसाइड इंडिया, उन लोगों को सिटीजनशिप दी जा सकती है अगर वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं बाय द डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। ओके, दिस इज अंडर आर्टिकल 8, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 9। Article 9, it provided that a person voluntarily acquired the citizenship of any another country, he shall give up the right to citizenship of India। देखिए आर्टिकल 9, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 8 तक हमने बात की कि सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 9 हमारे पास डील करता है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक ने दूसरे देश की भी नागरिकता को एक्वायर कर लिया है तो ऐसे व्यक्तियों को इंडिया की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। ओके, आर्टिकल 9, आर्टिकल 9, a person who has gained voluntary citizenship of any other country, he shall give up the right to citizenship of India। ओके, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि भैया अगर आप इंडिया के नागरिक हो और साथ ही साथ आपने यूएसए की नागरिकता ले ली है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाके, तो आपको इंडिया की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का। ओके, इंडिया में हमने फॉलो किया है सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। देखिए, हमने पहले एक लेक्चर बनाया था लेक्चर सीरीज में, उसमें इंडियन पॉलिटी में, उसमें हमने पढ़ा था टॉपिक द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है, कौन से देश से बोरो की है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। ओके, दिस इज ए क्वेश्चन फॉर यू टुडे। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज आप पहले के वीडियो लेक्चर्स भी देखें। ओके, सो आर्टिकल 9 प्रोवाइड करता है अगर कोई व्यक्ति बाहर का नागरिकता, किसी देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। Okay, so we can say single citizenship is protected by the constitution under article number 9। article 9 ने क्या कहा कि भाई अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो आपको इंडिया की छोड़नी पड़ेगी। मीनिंग सिंगल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है वो प्रोटेक्ट किया गया है अंडर आर्टिकल 9। वेरी सिंपल। नाउ आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 प्रोवाइडेड दैट एवरी पर्सन हु is or is deemed to be citizen of India under any of the provision in the article 5 to 10 shall continue to be citizen of India। अगर कोई व्यक्ति है जो कि इंडिया का नागरिक है और वो कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है अंडर आर्टिकल 5 टू 10, तो ऐसे इंसान को जो है कंटिन्यू किया जाएगा उसकी सिटीजनशिप को इन इंडिया। ओके, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलता। ओके, आर्टिकल 5 टू 9 यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछाते हैं। आर्टिकल 11 वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। provide for the parliament to enact legislation pertaining to the acquisition and termination of citizenship in India। मतलब क्या है? आर्टिकल 11 हमारे पास पार्लियामेंट को अधिकार प्रोवाइड करता है कि वो सिटीजनशिप के ऊपर किस प्रकार से सिटीजनशिप ली जानी है और किस प्रकार से टर्मिनेशन किया जाना है, उसके ऊपर अधिकार बना सके। ओके, so we can say parliament is the sole authority to make laws regarding acquisition and termination of citizenship in India। ओके, सो हमने बात की आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। एक बार 2 मिनट के अंदर सभी के सभी को 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। देखिए, आर्टिकल हमने बात की थी यहाँ पर सबसे पहले सिटीजनशिप में हमारे पास कुछ राइट्स प्रोवाइड हैं। ओके, जजेज वगैरह हैं जो हमारे पास पब्लिक ऑफिस हैं, वो सब के सब ओपन है इंडियन सिटीजन्स के लिए। फंडामेंटल राइट्स से हमारे पास 15, 16, 19, 29 और यहाँ पर आर्टिकल 30 के अंदर जो राइट्स प्रोवाइड हैं दैट आर ओनली एप्लीकेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आर्टिकल 5 के बारे में हमने बात की। यस, आर्टिकल 5 में हमने डिस्कशन किया कि कौन कौन सिटीजन बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर उसके बाद डोमिसाइल हो या फिर उसके आइदर ऑफ द पेरेंट्स आर बोर्न इन इंडिया, और यहाँ पर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कर रहा हो इंडिया के अंदर लास्ट 5 ईयर से। ओके, आर्टिकल 5 के अंदर ये डिस्कस किया।
आर्टिकल 6 में हमने देखा concept of migration from the Pakistan after and before 19 जुलाई 1948. ओके, आर्टिकल 7 के तहत हमने डिस्कशन किया, आर्टिकल 7 के हमने डिस्कशन किया ऐसे इंसान जो कि पाकिस्तान चले गए लेकिन वापस इंडिया में रीसेटलमेंट के लिए आ गए। ओके, आर्टिकल 8 में हमने डिस्कशन किया फॉरेन डिप्लोमेट्स के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है सिटीजनशिप देने के लिए। ओके, आर्टिकल 9 हमने डिस्कशन किया कि यहाँ पर वॉलंटरी अगर कोई इंसान दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है, आर्टिकल 9। इसके बाद आर्टिकल 10 में हमने बात किया कि अगर कोई इंसान कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो उसको जो है सिटीजनशिप को कंटिन्यू किया जाएगा। और आर्टिकल 11 हमने बेसिकली बात किया पार्लियामेंट यहाँ पर सोल अथॉरिटी है टू मेक लॉज ओवर द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। देखिए लेक्चर में हमने बेसिकली जो डिस्कस किया है वो है सिर्फ आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ओके, आगे के लेक्चर में नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम बात करेंगे सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 और साथ के साथ देखेंगे इसके बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट थे जो सिटीजनशिप से संबंधित थे, और साथ के साथ इसके साथ हम बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 और देखेंगे साथ के साथ इसके ऊपर इतना हंगामा इतना हल्ला क्यों था। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग, सीखते रहेगा प्लीज।